पार्ट 12 विद्युत। विद्युत का उपयोग अपने दैनिक जीवन में हम आसपास जहाँ भी नज़र करें हमको विद्युत दिखाई देगा। जैसे घर पे आपको देखो नज़र करो तो आप लाइट का उपयोग पंखे के अंदर लाइट के लिए, टीवी चलाने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, फ्रिज चलाने के लिए, यानी ये बहुत ही लंबा उपयोग लिख सकते हैं, अपने मन से समझ सकते हैं कि टीवी, मोबाइल, लाइट, फ्रिज, इस्त्री, प्रेस, बहुत सारे साधन हैं। इसके अलावा कल कारखाने हैं जो हमारे विद्युत की सहायता से चलते हैं। विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। उससे पहले हम विद्युत आवेश समझेंगे कि विद्युत आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश अर्थात कि दो पदार्थों को परस्पर रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने से उनमें एक प्रकार का आकर्षण उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसका संकेत क्यों है, ध्यान दीजिए। दो पदार्थों को परस्पर रगड़ने से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से एक प्रकार का आकर्षण उत्पन्न होता है, इसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसका संकेत क्यों है, एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि हम कागज़ के एकदम छोटे छोटे टुकड़े लेने, बारीक टुकड़े करने, जितना छोटे हो सकते हैं उसको हम मेज पर, टेबल पर, कापी पर रख सकते हैं और एक पेन को लेकर प्लास्टिक की और अपने बालों से रगड़ कर इस पेन को यदि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो यह जो कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा है वह उसकी तरफ आकर्षित होगा और आकर्षित होने के परिणाम स्वरूप इसमें विद्युत आवेश उत्पन्न होगा। अब ये विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। चलिए ध्यान दें, विद्युत आवेश आपके दो प्रकार के हुए, धन आवेश और ऋण आवेश। अब देखिए, धन आवेश कब उत्पन्न होता है, ऋण आवेश कब उत्पन्न होता है। तो यदि प्लास्टिक की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए, राइटिंग जरा देख लीजिएगा, यदि प्लास्टिक की छड़ को हम रेशम से रगड़ें तो प्लास्टिक पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो धन आवेश होगा। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बोला कि कंघी है, पेन है, उनके सूखे बालों के अंदर रगड़ा जाए तो उससे एक आवेश उत्पन्न होता है जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। यहाँ पर हम प्लास्टिक की छड़ लें, उसको रेशम से रगड़ें, बाल पर नहीं, रेशम से रगड़ें तो प्लास्टिक पर धन आवेश उत्पन्न होगा जो छोटे छोटे कागजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दूसरा है कि यदि एबोनाइट भी एक प्रकार का प्लास्टिक है, उसकी छड़ को ऊन समझ रहे हैं ना, जिससे अपने स्वेटर बुना जाता है, तो यदि एबोनाइट की छड़ को ऊन पर रगड़ा जाए तो एबोनाइट पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। क्या लग गया? तो ये धन आवेश और ऋण आवेश हुआ। यदि हम क्या करें, प्लास्टिक की छड़ को रेशम से रगड़ें तो उस पर धन आवेश उत्पन्न होगा और यदि एबोनाइट की छड़ को ऊन पर रगड़ें तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। अब इन आवेशों की कुछ विशेषता होती है। पहला विशेषता होती है कि समान आवेश परस्पर प्रतिकर्षण एवं असमान आवेश पर आकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं, जैसे चुंबक में देखे होंगे, समान ध्रुव एक दूसरे से दूर जाते हैं, असमान एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक इसी प्रकार समान आवेश जो होते हैं परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं, मतलब धन धन होंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ऋण ऋण आवेश एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसके विपरीत यदि असमान है, धन या ऋण है, तो एक दूसरे से पास आएंगे। अब विद्युत परिपथ, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। आगे हम डायग्राम द्वारा उसको रेखा चित्र द्वारा बताएंगे कि विद्युत परिपथ के अंदर ये जैसे है, आप इस तरह ड्रॉ कर दीजिए। ये जो बड़ी लाइन है ये धन बताएगी, छोटी लाइन ऋण बताएगी, इस तरह। और ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये एक प्रकार का, ये माइनस है, प्लस है। विद्युत धारा हमेशा धन से ऋण की तरफ जाती है। देखिए ये एक डायग्राम सरल जोड़ दिए, ये अपना डायग्राम आपने सरल जोड़ दिए, इस तरह आएगी। यहाँ से इस तरह से धन से ऋण की तरफ जो होती है विद्युत धारा जाती है। तो यह बंद परिपथ है, इसमें ये सेल है, यहाँ सेल है, आगे हम विद्युत डायग्राम जोड़ेंगे। सेल है, ये प्रतिरोधक, ये यहाँ सेल है आपका, ये प्रतिरोध है R है
बराबर ये आर है। तो इस तरह ये विद्युत परिपथ है। तो इसकी परिभाषा हो गई आपकी कि किसी विद्युत धारा के किसी विद्युत धारा के किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सर्किट कहते हैं। अब विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा के विद्युत आवेश को प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी इकाई समय में बहने वाली विद्युत धारा को इस तरह भी कहते हैं, इकाई समय में बहने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय में बहने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी परिभाषा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा की खोज कैसे हुई? तो विद्युत धारा की खोज के समय में इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, जिसके कारण विद्युत धारा को धनावेश का प्रवाह माना गया। समझिए इस बात को कि जब विद्युत धारा खोजी गई थी उस समय क्या था, इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज न होने के कारण विद्युत धारा को धन आवेश का प्रवाह माना गया था। इसलिए विद्युत धारा की दिशा जो थी धनावेश की दिशा मानी गई। धनावेश की दिशा मतलब धन जो है धन से ऋण की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? धन से, जो ऋण से धन की तरफ जाएगा। धनावेश जो है तो हमेशा धन जो होगा कहाँ जाएगा? धन से ऋण की तरफ आकर्षित हो गया। तो विद्युत धारा की दिशा धन से ऋण की तरफ मानी गई। बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाने के बाद ये पता चला कि भाई विद्युत धारा जो है, ये समझिए जरा, वह धनावेश का नहीं ऋण आवेश का प्रवाह है। ध्यान दीजिए। तो ये थोड़ी समझने लायक मुद्दा है कि पहले विद्युत धारा को माना गया वह धनावेश है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन खोजा गया नहीं था। इलेक्ट्रॉन के खोजे जाने के बाद पता चला कि विद्युत धारा जो है वह इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा है। बराबर। तो यह जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण से धन होते हैं, लेकिन नहीं, उनकी धारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विरुद्ध। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विरुद्ध। समझिए, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है ऋण से धन, लेकिन विद्युत धारा हमेशा होती है धन से ऋण। चलिए, ये मुद्दा थोड़ा सा विस्तृत चर्चा का है, तो अपने क्लास में समझेंगे। अपने को क्या याद रखना है कि विद्युत धारा जो है वह हमेशा धन से ऋण की तरफ बहाई गई है। ये ध्यान रखेंगे, विद्युत धारा हमेशा धन से ऋण की तरफ बहती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब चलिए, अब इसको हम संकेत के द्वारा पढ़ेंगे कि यदि विद्युत धारा का संकेत आई टी समय में प्रवाहित आवेश Q हो, तो विद्युत धारा को I को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, यहाँ कुल आवेश बटा कुल समय। I बराबर Q बटे टी, I बराबर Q बटे टी। ये याद रखिए, मेन सूत्र हुआ आपका कि विद्युत धारा बराबर I बराबर Q बटे टी। अब इसका कोई भी रेखा गणित के अंदर है उसके मात्रक होते हैं। तो I यानी होता है विद्युत धारा, और Q यानी होता है कूलम, और T यानी होता है समय। तो Q का SI मात्रक होता है कूलम, तथा समय का मात्रक होता है सेकंड। तो सेकंड, इसलिए I का मात्रक हो गया Q बटे T, यानी Q का मात्रक कूलम बटे सेकंड। तो C बटे S, कूलम का C और S यानी सेकंड। इस प्रकार विद्युत धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड हुआ, लेकिन उसके स्थान पर इतना बड़ा कूलम प्रति सेकंड न लिखकर नया मात्रक एम्पियर लिया गया, जो वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया। ध्यान दीजिए, वैसे तो ये जो है I यानी विद्युत धारा का मात्रक है कूलम प्रति सेकंड, लेकिन कूलम प्रति सेकंड के बदले उसका नया मात्रक एम्पियर रखा गया, कूलम प्रति सेकंड। ये जो लाइन है प्रति पढ़ी जाती है, समझ लीजिए, विज्ञान के अंदर गणित के अंदर दोनों का ये लाइन को हम प्रति पढ़ते हैं। तो कूलम प्रति सेकंड के स्थान पर इसका मात्रक एम्पियर रखा गया, जो वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया। चलिए, यह एक विद्युत सर्किट वहाँ मैंने विद्युत धारा का जो विद्युत परिपथ है इसके दर्शाने की कोशिश की है। तो ध्यान दीजिए,
यह जो विद्युत धारा है देखिए इस तरह धन से, ये बड़ी वाली लाइन धन बताएगी, छोटी वाली लाइन ऋण, बड़ी वाली खड़ी लाइन फिर धन, फिर छोटी वाली ऋण, तो ऋण धन। यदि एक इस तरह जोड़ा गया है तो ये सेल बताएगा, और इसके बगल में कई जोड़ दिया गया तो बैटरी बताएगी, अर्थात सेलों का समूह। फिर से ध्यान दीजिए, एक लाइन इस तरह यदि खींची गई है तो एक लाइन खींची गई है इस तरह, एक बड़ी एक छोटी, बड़ी लाइन धन बताएगी, छोटी लाइन ऋण, यानी ये सेल बताएगा। लेकिन उसके बदले यदि दो लाइन ऐसी खींच दी गई तो सेलों का समूह या बैटरी बताएगा। ठीक, ये तो विद्युत धारा की दिशा हो गई आपकी धन से और यहाँ आकर ऋण की तरफ। ये ए मीटर जोड़ा गया है जो विद्युत धारा को मापता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए साधन ए मीटर होता है। ये जो है अवरोध है, जो इस प्रकार का कोई भी अवरोध, बल्ब लगा सकते हैं, तार लगा सकते हैं, अवरोध हुआ, और ये विद्युत धारा धन से ऋण की तरफ। अब विद्युत धारा को ए मीटर साधन से मापते हैं। इसका बड़ा मात्रक एम्पियर है और छोटा मात्रक मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर है। ये अब आपको याद रखना है कि 1 एम्पियर बराबर 10 की घात 3 मिली एम्पियर, या 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3 एम्पियर। एम्पियर पूछेगा तो 10 की घात 3 मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर पूछा तो 10 की घात -3 एम्पियर। इसी तरह माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात -6 एम्पियर, और 1 एम्पियर बराबर 10 की घात 6 माइक्रो एम्पियर। ध्यान दीजिए, 1 एम्पियर बराबर 10 की घात 3 मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर पूछेगा तो 10 की घात -3 एम्पियर के बराबर होगा। 1 माइक्रो एम्पियर 10 की घात -6 एम्पियर होगा, और 1 एम्पियर बराबर 10 की घात 6 माइक्रो एम्पियर। नोट, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी लाइन से जोड़ते हैं। इसकी चर्चा हम आगे विस्तृत रूप से करेंगे आपको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अब आपका PDF लंबा हो रहा है आपका, तो ये अपने